सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख लिया तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ ने अपने से भी 1 रियलम हायर लेवल के एक कल्टिवेटर को हरा दिया था और इसे हराने के लिए शीहाओ ने थंडर एम्परर की एक प्रीसियस टेक्निक का यूज किया था, जिसके चलते शीहाओ ने यहाँ पर हेवनली ट्रिबुलेशन को भी समन कर दिया था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें थंडर एम्परर के बारे में बताया जाता है कि आखिर वो एंशिएंट टाइम में कितने बड़े पावरफुल एग्जिस्टेंस हुआ करते थे। तो अब यहाँ पर हमें एक नैरेटर वॉइस बताता है कि जब एंशिएंट टाइम में डाओ लॉज पूरी तरह से परफेक्ट और कंप्लीट थे तो उस वक्त जो भी कल्टीवेटर ताकत के रास्ते पर चलता था तो उन सभी को ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ता था और इसके ट्रायल से गुजरना पड़ता था, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन उसी बीच एक ऐसा भी शख्स पैदा हुआ जो कि हेवन एंड अर्थ की प्योर लाइटनिंग एनर्जी से बोर्न हुआ था और पैदा होते ही वो लाइटनिंग का मास्टर बन गया था, जिसने लाइटनिंग एम्परर का खिताब भी हासिल कर लिया था। इवन कि उसका पाथ डायरेक्टली ग्रैंड डाओ से भी कनेक्ट था और क्योंकि वो ट्रिबुलेशन लाइटनिंग से बना था तो इससे उसकी पावर इनेटली स्काई डोमिनेटिंग थी। और अगर इसकी ताकत की बात की जाए ना तो इसकी ताकत का कोई भी मैच नहीं है, क्योंकि ये पर्सन नेचुरली मॉन्स्ट्रस था। यहाँ तक कि ये पर्सन यूनिवर्स के रूल्स को भी बैलेंस करता था, जिसमें स्काई लॉज और हेवनली ट्रिबुलेशन भी शामिल है, जिसके सिर्फ एक ही इशारे से कॉस्मोस भी कांप उठती थी। वो थंडर एनर्जी को ऐसे कंट्रोल करता था जैसे कि ये उसकी उंगलियां मात्र बस हैं इसी के साथ। जैसे जैसे वक्त बीता गया तो लाइटनिंग एम्परर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया, यहाँ तक कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फॉरेन रियलम के जो इमॉर्टल किंग्स थे वो तक उससे डरने लगे थे। और अगर इसी तरह चलता रहता और लाइटनिंग एम्परर को सही टाइम मिलता तो ये बंदा हेवनली ट्रिबुलेशन को पूरी तरह से मास्टर कर सकता था और एक पूरे रियलम का मास्टर बन सकता था। मगर अब जबकि फॉरेन साइड के इमॉर्टल किंग्स को इस बंदे के बारे में पता लग चुका था तो इन लोगों ने जरा सा भी टाइम जाया कि ये फॉरेन रियलम के इमॉर्टल किंग्स ने ग्रुप बनाकर अपनी सारी पावर्स को एक जगह इकट्ठा करके लाइटनिंग एम्परर पर हमला कर दिया। मगर इसके बावजूद भी वो अकेले ही सबके खिलाफ लड़ता रहा और लड़ते लड़ते उसे मौके पर ही इन लोगों के द्वारा किल कर दिया गया। हालांकि लेजेंड्स में ऐसा भी कहा जाता है कि वो भले ही मारे गए लेकिन उसका रास्ता, उसका दांव, उसकी ताकत कभी खत्म नहीं हुई। उसकी विरासत आज भी दुनिया में मौजूद है। इसी दौरान अब हमें शीहाओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अभी के लिए लाइटनिंग डाओ को कॉम्प्रिहेंड कर रहा था और दूर से ये सारा नजारा 9 हेवन एंड 10 अर्थ के जो बाकी के यंगर कल्टीवेटर्स थे वो सभी देख रहे थे, जहाँ पर अब तभी शीहाओ के वो दोनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। और इन दिनों के अंदर में इन दोनों के कल्टीवेशन लेवल पर भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, साथ ही इनका आउटफिट भी अब काफी हद तक चेंज हो गया है। इसी बीच शीहाओ का छोटा भाई किन हाओ अपने सामने का ऐसा नजारा देकर कहता है कि इतनी भयानक ताकत वाली ट्रिबुलेशन की ट्रायल बहुत ही कम देखने को मिलती है और अगर ये मेरे बड़े भाई की वजह से आई है तो फिर ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि ये जो हेवनली ट्रिबुलेशन था ये अब शीहाओ पर धड़ाधड़ थंडर स्ट्राइक गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर बैठा था, मगर अभी तक उसने एक छोटा सा भी थंडर शीहाओ पर लाके नहीं पटका था। इसीलिए वैंग फैमिली का ये जो एल्डर था जिसका नाम एल्डर वांग यू है, तो ये बुड्ढा आसमान की तरफ देखकर कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ये हेवनली ट्रिबुलेशन तो अब बिल्कुल तैयार है और तो और बिजली के बादल भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी थंडर स्ट्राइक इस लड़के पर आके क्यों नहीं गिरी? क्या वो लड़का जानबूझकर टाइम ले रहा है या फिर वो हमारे सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहा है? जिस पर जिन फेई कहता है कि वो जबरदस्ती हेवनली लाइटनिंग को समन कर रहा है और ये तो सीधे हेवन एंड अर्थ को चैलेंज करने जैसा है। इसलिए अब देखते हैं कि हेवनली लाइटनिंग को प्रोवोक करने की वजह से उसका क्या हाल होता है और आखिर वो इसे कैसे हैंडल करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से हेवनली ट्रिबुलेशन के आसपास का जो एरिया था वो 3000 प्रोविंसेस के स्ट्रक्चर में बदलने लगता है। अगर सीधे लफ्जों में कहा जाए तो वहां का पूरा एनवायरमेंट ही एकदम से चेंज हो गया था। अब ऐसा नजारा देखकर इधर नीचे साइड के वॉरियर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि ये सामने में जो बड़ा वाला कॉन्टिनेंट दिख रहा है वो 3000 डाओ प्रोविंसेस जैसा लग रहा है। जिस पर दूसरा वॉरियर कहता है कि और जरा उधर देखो, वो सामने वाला हिस्सा तो हमारा ब्लू स्काई हेवन है जहां पर अब हम जिन झान को देखते हैं, जो कि ऐसा नजारा देखकर ऊपर से नीचे तक जल जाता है। अब यहाँ पर उसे इतने गुस्से में देखकर मिस वेंगशी उसे शांत रहने को कहती है, जिस पर वो कहने लगता है कि इस हेवनली ट्रिबुलेशन का ग्रेड काफी ज्यादा बिहाइंड है। अब तक के हेवनली ट्रिबुलेशन के मामले में ये उनसे कहीं ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का है और एक हेवनली ट्राइब्यूलेशन का लेवल ही किसी के स्ट्रेंथ और उसकी पोटेंशियल की लिमिट को प्रूव करता है। और आज हुआंग ने जिस हेवनली ट्रिबुलेशन को ट्रिगर किया है वो अब तक की सबसे बड़ी हेवनली कैलेमिटी है, मगर मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर वो ही ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर वो ही क्यों। जिसके अब अगले सीन में हम शीहाओ को देखते हैं जहां पर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपनी नजरों के सामने हेवनली ट्रिबुलेशन का मैनिफेस्टेशन दिखाई देता है और फिर तभी अचानक से वहां के स्पेटियल वॉइड में बहुत सारे क्रैक्स ओपन हो जाते हैं जो कि पूरे 9 हेवन को एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। यानी अपर रियलम में जितने भी हेवंस हैं वो सभी इस क्रैक्स की वजह से आपस में कनेक्ट हो गए थे, जिसे अपना शीहाओ भी देख पा रहा था। इसी दौरान अब हमें उनमें से एक स्पेस पोर्टल के जरिए से
से उसके अंदर का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ बस ब्रूटैलिटी यानी खून खराबा का माहौल था, क्योंकि वहां पर फॉरेन रियलम के डीमंस ने हमला बोल दिया था। इसी वजह से इन्हें रोकने के लिए 9 हेवन एंड 10 अर्थ के जितने भी वॉरियर्स थे वो सभी अपने इस रियलम को बचाने के लिए और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनसे फाइट कर रहे थे, जहां पर वो उन सभी डीमन से लड़ते हुए कहने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमारे अंदर जान बची है तब तक हम इनको मारते रहेंगे और अपने लोगों की हिफाजत करते रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। अब ये सब बोलकर वो सभी कल्टिवेटर्स फॉरेन रियलम के डीमन से जाकर भिड़ जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं, मगर फॉरेन साइड के जो डीमन और जो मॉन्स्टर थे वो इन लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, जिसकी वजह से हमारे रियलम के लोग ज्यादा देर तक उनके सामने नहीं टिक पाते और हारने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि फॉरेन रियलम के ये सभी डीमंस 9 हेवन एंड 10 अर्थ के वॉरियर्स को पटक पटक कर मार रहे थे, उन्हें काट रहे थे। अब ये सारा नजारा देखकर इधर रैबिट गर्ल कहती है कि आखिर ये कैसा अजीब सा हेवनली ट्रिबुलेशन है और ये हमारे शी हाउ से क्या करवाना चाहती है। क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अब शी हाउ अकेले ही पूरे के पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ का एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन को झेलने वाला है। जिस पर प्रिंसेस गर्ल भी सामने आकर कहती है कि एंशिएंट टाइम से लेजेंड्स का कहना है कि दुनिया में बहुत से हेवनली ट्रिबुलेशन है, जिसकी एक ना एक रैंकिंग तो जरूर होती है, मगर ऐसा भी कहा गया है कि एक ऐसा भी हेवनली ट्रिबुलेशन होता है जो किसी रैंकिंग में नहीं आता, क्योंकि वो बाकियों से बहुत ही अलग और खास होता है। और ये इस बात का भी इशारा करता है कि उस इंसान को जिसने इस तरह की हेवनली ट्रिबुलेशन को समन किया है उसे आगे चलकर बहुत ही बड़े बड़े डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। और आज शी हाउ के इस हेवनली ट्रिबुलेशन को देखकर ऐसा लग रहा कि ये वही ट्रिबुलेशन है। इसी बीच हम शी हाउ को देखते हैं जहां पर वो बिना एक पल गवाए उसी क्रैक्स के जरिए से सीधा 10 अर्थ की ओर बढ़ जाता है, जिसके अब अगले सीन में हमें काफी सारे अजीब से क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जो कि जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकल कर आ जाते हैं। और फिर तभी हमें यहाँ के बारे में बताया जाता है कि असल में ये 10 अर्थ ट्रिबुलेशन है, जो कि इस हेवनली ट्रिबुलेशन का ही फर्स्ट लेवल है और इसे खुद हेवन एंड अर्थ ने स्पेशली शी हाउ के लिए ही सेटअप किया है। और अब इसी दौरान हम शी हाउ को भी यहाँ पर आते हुए देखते हैं, जो कि इस जगह पर आते ही अपने एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर सीधा आगे बढ़ जाता है और फॉरेन साइड के डीमंस के बीच में स्लॉटर मचाना शुरू कर देता है। उसी बीच हमें दिखाया जाता है कि असल में इस लैंड को फॉरेन साइड के डीमंस ने पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया था और अनगिनत लोगों को भी बड़ी बेरहमी से मार डाला था, जिसकी वजह से अब ये पूरा लैंड अपसाइड डाउन होकर रह गया था। और आज शी हाउ उसी चीज का बदला इनसे चुन चुन कर गिन गिन कर ले रहा था। इनफैक्ट शी हाउ के हर एक मूव से, हर एक स्ट्राइक से फॉरेन रियलम के हजारों डीमंस मौत के घाट उतरते जा रहे थे। और यहाँ पर जितने भी फॉरेन रियलम के वॉरियर्स थे उसमें से कमजोर से भी कमजोर वॉरियर का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा हाई था। लगभग वॉइड डाओ रियलम के अर्ली स्टेज से लेकर लेट स्टेज ऑफ वॉइड डाओ रियलम तक के कल्टिवेटर्स यहाँ पर मौजूद थे, जिसने शी हाउ अकेला लाइफ एंड डेथ की बैटल लड़ रहा था। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि शी हाउ को अभी बाकी के हेवंस में भी जाकर वहां के हर एक कॉन्टिनेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। उसी बीच शी हाउ, जो कि अभी भी बिना रुके लगातार अपने एनिमीज को किल किए जा रहा था, जहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही शी हाउ अपने कुनपेंग टेक्निक को एक्टिवेट करके एक शानदार अटैक फॉरेन रियलम के 1000 ऑफ क्रिएचर्स पर मारता है, तो वो एक ही अटैक इतना भयानक था कि उससे वो सभी क्रिएचर ऑन द स्पॉट वहीं पर मारे जाते हैं। मगर इसके बावजूद भी शी हाउ के सामने अभी भी लाखों की तादाद में डीमंस खड़े थे। जबकि इधर दूसरी तरफ हम लिटिल हेवनली किंग को देखते हैं, जहां पर वो शी हाउ के स्लॉटर ओरा को देखकर कहता है कि भाई लिटरली ये बंदा जितना शरीफ और मासूम दिखता है उतना है नहीं। अच्छा हुआ कि हम उससे दुश्मनी लेकर नहीं बैठे हैं। जिस पर यूलोंग कहता है कि हाँ, तुम्हारी बातों में दम तो है और शी हाउ की ताकत वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन अगर इसी तरह ये लड़ाई बिना रुके चलती रही तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो अपने दुश्मनों के सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। इधर हम शी हाउ को देखते हैं जो कि अकेले ही फॉरेन रियलम के पूरे करोड़ों की डीमन आर्मी से जाकर भिड़ जाता है और देखते ही देखते वो उन सभी को एक एक करके मारकर बिछाना शुरू कर देता है, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। अब ऐसा नजारा देखकर एल्डर अमंग यू उसी अंकल से कहता है कि ब्रदर जिन, क्या तुम देख रहे हो उस लड़के की जो स्ट्रेंथ है वो कितना ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पर है, इसीलिए उसे अब जीनियस कहकर भी बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो सच में एक मॉन्स्टर है, वो भी एक चलता फिरता मॉन्स्टर। अब ये बात सुनकर जिन फेई कहता है कि अगर ये लड़का जिंदा रहा तो आगे चलकर ये हमारे दोनों क्लैन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए इसका हर हाल में मरना जरूरी है। जिस पर वो एल्डर कहने लगता है कि क्या सिर्फ मौत, अगर वो इतनी आसानी से मर गया तो सच में ये बहुत अफसोस की बात होगी, क्योंकि इसके साथ क्या करना है इसका इंतजाम मैंने बहुत पहले से ही कर रखा है। अब ये बोलकर वो अपने पास से एक साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मैन को बाहर निकाल लेता है और उसे क्रश करके किसी को मैसेज भेजता है, जिसके अब अगले सीन में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है, जिसने की लगभग 10 अर्थ को क्लियर कर चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाउ के सामने एक जाइंट सा क्रिएचर
क्रिएचर अपीयर हो जाता है, जो कि असल में 10 अर्थ ट्रिबुलेशन का गेटकीपर था, जिसे हेवनली ट्रिबुलेशन ने यहाँ पर मैनिफेस्ट किया है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जाइंट सा क्रिएचर अपने डिमोनिक हैंड से शी हाओ पे अटैक करने की कोशिश करता है। अब ये देखकर शी हाओ अपने एवरलास्टिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड को घुमाकर एक तबाहीदार अटैक सीधा उसके जाइंट से हैंड पर दे मारता है, और ये एक ही अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस डीमन का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। इसी दौरान अब शी हाओ 10 अर्थ को पूरी तरह से क्लियर करके, यानी यहाँ पर जितने भी फॉरेन साइड के अंडरडिंग क्रिएचर्स थे उन्हें खत्म करके 9 हेवंस की तरफ में रवाना हो जाता है, जिसके बाद शी हाओ फाइनली हेवनली ट्रिबुलेशन का जो सेकंड स्टेज था उसके एंट्रेंस के पास पहुंच जाता है और उसे क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है। और ये जो एंट्रेंस था ये 9 हेवंस ट्रिबुलेशन वाले यूनिवर्स को आपस में कनेक्ट करता था, जिसके जरिए से शी हाओ भी अब 9 हेवंस ट्रिबुलेशन वाली जगह पे आ जाता है, जहां पर हेवनली ट्रिबुलेशन का 4th स्टेज से लेकर 8 स्टेज तक की ट्रिबुलेशन को हेवन एंड अर्थ ने सेटअप किया है। इसी दौरान हमें इस जगह की वास्टनेस दिखाई जाती है, और यहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी सर्कल टाइप में जो तुम देख रहे हो, जो कि शायद तक वर्ल्ड पैसेज है, और ये हर एक पैसेज फर्स्ट हेवन से लेकर 8 हेवन को रिप्रेजेंट करती है। इसी बीच हम उनमें से एक पैसेज को देखते हैं जिसके अंदर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट हेवन का सीन था, जिसे प्योर इथीरियल हेवनली ट्राइबुलेशन कहते हैं, और ये 9 हेवनली ट्राइबुलेशन में से एक है। और जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि ये पूरी जगह तहस नहस होकर एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर भी फॉरेन रियलम के एंडलेस क्रिएचर्स ने अटैक किया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ इसी तरह आगे बढ़ता रहता है, और इसे क्लियर करके अब शी हाओ बाउंडलेस हेवनली ट्रिबुलेशन के पास पहुंच जाता है, और ये भी 9 हेवनली ट्रिबुलेशन का ही एक हिस्सा है। उसी बीच हमें ग्रेट क्रिम्सन हेवन का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि बाकियों की तरह ही 9 हेवनली ट्रिबुलेशन में से एक था। इसी दौरान हमें वापस से उसी 9 हेवंस ट्रिबुलेशन वाली जगह का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर शी हाओ भी मौजूद था, और फिर तभी शी हाओ के सामने एक बहुत बड़ा सा फिंगर अपीयर हो जाता है, जिससे पर्पल कलर की एनर्जी से बना हुआ रास्ता क्रिएट हो जाता है, और इस रास्ते के जरिए से अदर वर्ल्डली पावरफुल बीइंग्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि फॉरेन रियलम के एम्परर लेवल के क्लैन से बिलोंग करते थे, और इन लोगों को हेवनली ट्रिबुलेशन ने ही यहाँ पर फॉर्म किया था, जिनका कल्टीवेशन लेवल सेल्फ सेवरिंग रियलम से भी हाई है। उसी बीच हम फॉरेन रियलम की एक पावरफुल फीमेल कल्टीवेटर को देखते हैं, जिसका नाम एनजी था, और ये अनलन क्लैन से बिलोंग करती थी, जहां पर वो कहने लगती है कि आखिर इस रियलम का सुप्रीम जीनियस कौन है। अब ये बोलकर वो इस पूरे इलाके के स्पेस को अपने कंट्रोल में लेने लगती है, जिसके चलते शी हाओ के ऊपर एक जोरदार प्रेशर पड़ता है। अब इस चीज को फील करके शी हाओ कहता है कि क्या इस पूरे स्पेस का कंट्रोल अब उसके हाथों में है। इसी दौरान हम एनजी को देखते हैं, जो कि शी हाओ की तरफ देखकर कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम बस एक लोली से इंसेक्ट हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं आती, और न ही मैं तुम पर अपना कीमती वक्त बर्बाद करती। खैर कोई बात नहीं, अब जबकि मैं यहाँ पर आई गई हूँ तो क्यों ना मैं तुम्हें पकड़ के मसल दूं। अब इतना बोलकर वो यहाँ पर मल्टीपल हाई ग्रेड के स्वॉर्ड वेपन से शी हाओ के ऊपर अटैक कर देती है। अब ये देखकर शी हाओ भी पीछे नहीं रहता है, और वो इमीडिएटली अपनी एवरलास्टिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए एक शानदार डबल स्लैशिंग अटैक सीधा उसकी तरफ में दे मारता है, जिससे उस लड़की का स्वॉर्ड बैराज वाला अटैक पूरी तरह से नलिफाई हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि एनजी अपने स्पीयर से एक और अटैक सीधा शी हाओ की तरफ थ्रो कर देती है, जिसे शी हाओ तो बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। मगर तभी हम देखते हैं कि ये स्पीयर दूर जाके सीधा एक ओल्ड मैन और उसके गोद में जो छोटा सा बच्चा था, इन दोनों के आर पार हो जाती है, जबकि इधर शी हाओ तो उन्हें बचाने के लिए लगभग उनके पास पहुंच ही गया था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो दोनों मारे जा चुके थे। अब ये देखकर तो शी हाओ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी वो लेडी शी हाओ से कहती है कि तुम सिर्फ हेवंस का सामना करना ही नहीं चाहते, बल्कि तुम तो लोगों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हो। वाकई में तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा दिल तो पूरी तरह से इमोशन से भरा पड़ा है, जिससे तुम्हारा दिल कुछ ज्यादा ही उलझ गया है। खैर कोई ना, आज मैं तुम्हारे इस दिल को क्रश करके इस किस्से को ही यहीं पर खत्म कर दूंगी। अब ये बोलकर वो अपने अनलन क्लैन की एक टेक्निक का यूज करती है, जिससे उसके पीछे एक जाइंट सा स्पीयर समन हो जाता है, और लिटरली वो एक छुटकी के इशारे से ही उस स्पीयर को मल्टीपल स्पीयर में कन्वर्ट कर देती है, और इसका इस्तेमाल करके वो 9 हेवंस के जो वॉरियर्स थे उनको एक ही झटके में मौत के घाट उतार के रख देती है। इसी दौरान हम फॉरेन रियलम के एक और पावरफुल कल्टीवेटर को देखते हैं, जिसका नाम यूजिन है, और ये पर्सन भी फॉरेन रियलम में जो एम्परर लेवल के क्लैन है उससे बिलोंग करता है, और इसे भी हेवनली ट्रिबुलेशन के द्वारा यहाँ पर मैनिफेस्ट किया गया है, जहाँ पर वो कहने लगा है कि मुझे इस दुनिया के लोगों से नफरत है, इसीलिए मैं तो इन्हें कब से मिटाने के इंतजार में लगा रहता था। अब ये बात सुनकर शी हाओ गुस्से में कहता है कि लगता है तुम अपनी मौत को दावत देकर यहाँ पर आए हो। अब ये बोलकर जैसे ही शी हाओ उसके ऊपर अपने एवरलास्टिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड से वॉर करता है, तो वो बंदा अपनी एक प्रीसियस आर्ट का यूज करके वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाता है, और शी हाओ के हमले से बच जाता है। अब ऐसा नजारा देखकर खुद शी हाओ भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था, जहां पर अब हम उसी एनजी को देखते हैं जो कि शी हाओ के सामने आकर उससे कहती है कि क्या तुम्हें बस ब्रूटल फोर्स का ही यूज करना आता है। अब ये बोलकर वो लड़की अपनी एक और सुप्रीम आर्ट का यूज करती है, जिसमें उसकी मदद यू जिन भी कर रहा था, जहां पर हम देखते हैं कि यू जिन स्पेस में एक क्रैक ओपन करता है, जिसके
अंदर से करोड़ों की तादाद में हाई लेवल के स्वॉर्ड और स्पीयर बाहर निकल आते, जिन्हें वो लड़की यानी वही अनलन क्लैन की छोरी एक जगह गैदर करने लगती है। उसी बीच वो सभी वेपन्स आपस में मिलकर एक जाइंट से एंसेस्ट्रल ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है, जो कि पूरी तरह से स्वॉर्ड और स्पीयर से मिलकर बना हुआ था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अनलन क्लैन की छोरी वेपन से बने इस ड्रैगन को सीधा शीहाओ के ऊपर लाके पटक देती है। अब ये देखकर शीहाओ फौरन से एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट करके खुद को उससे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन जो कि अब अपना असली रंग दिखा रहा था, वो अपने धारदार हथियारों से धड़ाधड़ शीहाओ पर हमला किए जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत से स्वॉर्ड्स उस बैरियर को छल्ली करते हुए शीहाओ से जा टकराते हैं, जिससे उसकी बॉडी में काफी सारे खरोंचे लग जाती है। मगर फिर भी शीहाओ हार नहीं मानता और अपनी पूरी जी जान लगाकर वो इस अटैक को भी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी भी कुछ स्वॉर्ड्स थी जो शीहाओ के बैरियर को तोड़कर उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर चुकी थी। अब यहाँ पर शीहाओ उनसे फाइट इसलिए भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बहुत देर से फाइट करता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि वो इससे पहले ही बाकी के हेवन में जाकर बहुत से फॉरेन साइड के एनिमीज को किल कर चुका, जिसमें बहुत से सेल्फ सेवरिंग रियलम के कल्टीवेटर्स भी मौजूद थे। और मैं यहाँ पर जिन भी हेवंस की बात कर रहा हूँ उसके अंदर काउंटलेस कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करती है, एंड अपना शीहाओ उन हर एक कॉन्टिनेंट्स में जाकर वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करता है और हेवी स्लॉटर मचाता है। हालांकि हमें शीहाओ की ये सारी डेडलीस्ट बैटल को इसमें उतना अच्छे से नहीं दिखाया है, मगर फिर भी जो दिखाया गया है वो भी काफी ज्यादा शानदार है। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शीहाओ की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा भयंकर लेवल पर जा चुकी है। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ हो गई थी, और फिर तभी शीहाओ के पीछे एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर शीहाओ जैसे ही उस पर पलटवार करता है तो वो एंटिटी तुरंत ही वहां से डिसअपियर हो जाता है। मगर तभी अचानक से वो शीहाओ के बिल्कुल करीब आ जाता है और फिर शीहाओ को उसमें ग्रेट एल्डर दिखाई देते हैं, जहां पर वो उससे कहने लगते हैं कि हुआंग, तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, तुम नहीं तो इंपीरियल पास को बचा पाए और अब नहीं तुम अपने चाहने वालों को बचा पाओगे। अब ये सुनकर शीहाओ एकदम से ठंडा पड़ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि अब शीहाओ का ध्यान पूरी तरह से भटक चुका था और उतने में ही एनजी अपने स्पीयर को खींचकर उसे सीधा शीहाओ के आर पार कर देती है। और ये अटैक सच में काफी ज्यादा डेडलिएस्ट था। इधर शीहाओ जिसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, इवन कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और फिर तभी यू जिन अपने रिवर्स टेक्निक की मदद से शीहाओ को पकड़कर उसी डार्क एनर्जी के सामने लाके खड़ा कर देता है। और इस बार शीहाओ के डाओ हार्ट को करप्ट करने के लिए गॉडेस लियू की डार्क फॉर्म अपीयर होती है। बेसिकली ये भी एक इल्यूजन ही था। उसी बीच गॉडेस लियू शीहाओ से कहने लगती है कि शीहाओ, अब मैं भी मरने वाली हूँ और तुम भी मेरे साथ ही मरोगे, हम दोनों इस तरह डार्कनेस में खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर अपनी गॉडेस लियू की ऐसी बातें सुनकर शीहाओ पूरी तरह से टूट चुका था, जहाँ पर अब एनजी उससे कहती है कि अपने दिल में दूसरों के लिए अटैचमेंट रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और आज यही कमजोरी तुम्हें अपने साथ ले डूबेगी। अब ये बोलकर वो अपने चेन से शीहाओ को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से शीहाओ को यहाँ पर काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन फिर भी वो इस दर्द को साइड में रखते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और इन जंजीरों को तोड़कर खुद को आजाद करा लेता है। मगर अब उसकी खुद की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, जहाँ पर उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो तीसरा डीमन जो कि बार बार शीहाओ को इल्यूजन दिखाता है, वो अब शीहाओ के विल पावर को चकनाचूर करने के लिए और भी बहुत सारे इल्यूजन दिखाने लगता है, जिसमें उसके चाहने वाले एक एक करके मर रहे थे, फिर चाहे वो मोटा लड़का हो या रैबिट गर्ल। इवन शीहाओ यहाँ पर अपने लोअर रियलम के स्टोन विलेज के ग्रैंडपा को भी देखता है, जिनकी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। चारों तरफ बस खून खराबा हो रहा था, इनफैक्ट इस पूरी दुनिया में खून की बारिश हो रही थी। इसी दौरान अब शीहाओ को एक और इल्यूजन दिखा दिया जाता है, जिसमें वो अपनी वाइफ हु लिंगर को देखता है, जो कि यहाँ पर शीहाओ के वापस आने का इंतजार कर रही थी। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि फॉरेन रियलम का एक इमोर्टल किंग उसे बहुत बुरी तरीके से बांध कर रखा था और उसे टॉर्चर भी कर रहा था, और ये वाला इल्यूजन फ्यूचर में हमें सच होता हुआ भी दिखाया जाएगा। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते हैं जहां पर उसे हेलुसिनेशन होने लगती है, जहां पर तभी एनजी दोबारा से अपने स्पीयर को शीहाओ के पैर में गाड़ देती है, जिससे शीहाओ को एक और जख्म मिल जाता है। हालांकि वो इसे बाहर तो निकाल लेता है, मगर तभी उसे फिर से हेलुसिनेशन होती है, जिसमें वो खुद को देखता है, जहां पर वो शीहाओ से कहता है कि जरा एक बार अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ा के तो देखो, यही है वो फ्यूचर जिसे बचाने के लिए तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। अब उसकी ये बात सुनकर जैसे ही शीहाओ 9 हेवन की तरफ देखता है तो उसे ग्रैंड इंपीरियल पास नजर आता है, जो कि आग में दहक रहा था और इस आग के लपटों में जलकर सब कुछ खत्म हो चुका था। अब ऐसा नजारा देखकर तो शीहाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी वो कहने लगता है कि ये कोई एंशिएंट इमॉर्टल वॉर नहीं है, बल्कि यही है 9 हेवन और 10 अर्थ का फ्यूचर, जिस पर एनजी कहने लगती है कि बहुत बढ़िया, अब जाकर तुम समझ पाए हो कि ये कोई एंशिएंट एरा नहीं बल्कि यही है इस दुनिया का और तुम्हारा फ्यूचर। खैर छोड़ो ये सारी बातें, अब मैं तुम्हें हमारे बारे में बताती हूँ। हम तीनों फॉरेन रियलम के इंपीरियल पैलेस से हैं और आज तक हम किसी से भी नहीं हारे, क्योंकि इंपीरियल पैलेस का हर एक पर्सन अपने आप में ही चलता फिरता लेजेंड है, इसीलिए हमारे हाथों मरना भी तुम्हारे लिए गर्व की बात है। इसी दौरान वो तीसरा एंटिटी भी, जिसका नाम दुआन मुंह है, वो यहाँ पर सामने आकर कहता है कि सिर्फ तुम जो इस उथल पुथल भरी दुनिया में पैदा हुए और अंतहीन दुखों में बड़े हुए, यहाँ तक कि आज तक इस दुनिया के बहुत से लोगों ने तुम्हारी
कद्र नहीं की और हमेशा तुम्हें मारने की कोशिश करती आई है, लेकिन फिर भी तुम इस दुनिया के लोगों की इन बेकार की फीलिंग्स को उठाए घूम रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम किस तरह के इंसान हो। अब ये बोलकर वो अपनी टेरिफाइंग प्रेशर से शीहाओ पे अटैक करता है, जिस पर शीहाओ एक बैरियर बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। मगर उस डीमन का ये सुप्रेसिंग अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से शीहाओ को इसे रोकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। जहां पर अब वो डीमन शीहाओ से आगे कहने लगता है कि लड़के मेरी मानो तो ये सब छोड़ दो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम कितने मुश्किल के बाद यहाँ तक पहुंचे थे? अगर तुम अपने पीछे पलट कर देखोगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लाशों का ढेर ही नजर आएगा, वो भी खून से रंगा हुआ, और इसके बावजूद भी तुम्हें इन लोगों की फिक्र है। जबकि ये बात तुम भी बहुत ही अच्छे से जानते हो कि ये रास्ता कितना ज्यादा कठिन है। आखिर क्यों तुम ही हो जो ये सब दर्द अकेले झेल रहा है? क्या ऐसा इसलिए तो नहीं कि तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है, या फिर किसी ने तुम्हें कभी सच बताया ही नहीं कि तुम्हारे पास एक और रास्ता था जिसके जरिए से तुम अपनी खुशहाल जिंदगी बड़े आराम से जी सकते थे? इसी दौरान यूजिन फिर से शीहाओ को काफी सारे चेन्स की मदद से जकड़ लेता है और उसे क्रश करने लगता है, जो देखकर अब शीहाओ का गुस्सा फूट पड़ता है। जहां पर हम देखते हैं कि इस वक्त शीहाओ का गुस्सा ही इतना ज्यादा भयानक था कि वो सारी जंजीरें टूट कर बिखर जाती हैं। हालांकि यहाँ पर इसके एक्सप्लोजन से शीहाओ पर काफी तगड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो खून खांसने लगता है और बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इस वक्त शीहाओ की बॉडी ही शैटर हो चुकी थी। अब यहाँ पर उसकी ऐसी हालत को देखकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। उसी दौरान हम शीहाओ को देखते हैं जहां पर वो सबसे पहले खुद को शांत करता है और फिर विलो गॉड की लाइफ एंड डेथ टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसी बीच विलो ट्री जो ट्री वाइन्स थी वो शीहाओ की इंजरीज को पूरी तरह से हील कर देती है, क्योंकि इन ट्री वाइन्स में है प्रचुर मात्रा में डिवाइन नेक्टर, इस सुप्रीम लाइफ फोर्स की पावर, जिसकी मदद से शीहाओ दोबारा से चंगा हो जाता है। जहां पर अब हम देखते हैं कि शीहाओ फौरन से लाइटनिंग एम्परर की ट्रू पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पर लाइटनिंग एम्परर का गॉडली थंडर बॉडी अपीयर हो जाता है। इसी दौरान शीहाओ उन लोगों से कहता है कि अगर जिसे तुम किस्मत कहते हो वो बस मुझे ये सब होते हुए देखते रहने के लिए है, तो मैं इस हेवन एंड अर्थ को ही मिटाकर रख दूंगा, और इस बीच जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा मैं उसे भी मिटा के रख दूंगा, खासकर तुम जैसे लोगों को जो कि खुद को सबसे ज्यादा महान समझते हैं। अब ये बोलकर शीहाओ थंडर एम्परर के आर्मर को भी एक्टिवेट कर लेता है और लाइटनिंग डाओ के कॉम्प्रिहेंशन से वो थंडर एम्परर की प्रीसियस टेक्निक को फियर्स मैनर में फुली एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर थंडर पूल और उसके आसपास 3 ओरिजिन थंडर ड्रैगन भी समन हो गए थे। इसी दौरान शीहाओ उन्हीं थंडर ड्रैगन से सीधा उन लोगों की तरफ में अटैक कर देता है, जो देखकर एनजी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और एक पल के लिए वो थोड़ा सा घबरा भी जाती है, मगर तभी वो अपने काफी सारे स्पीयर वेपन से शीहाओ के थंडर ड्रैगन पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों का अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहां पर हम शीहाओ को देखते हैं जो कि बिना टाइम जाया किए अपने पंच में प्रचुर मात्रा में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी गैदर करते हुए उसी इल्यूजन वाले डीमन की तरफ बढ़ जाता है। अब ये देखकर वो डीमन अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, जिस पर शीहाओ इमीडिएटली थंडर हैमर को समन करके उससे एक तगड़ा वाला अटैक सीधा उसके शील्ड पर दे मारता है, जिससे न सिर्फ उस शील्ड के टुकड़े होते हैं बल्कि ये तीनों सेल्फ सेवरिंग रियलम के कल्टीवेटर्स की पूरी बॉडी के ही चीथड़े उड़ जाते हैं। और शीहाओ के इस अटैक का इम्पैक्ट ही इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि इससे हेवन एंड अर्थ की ये जो रियल लाइफ सिनेरियो थी ये भी अब यहाँ से डिसअपियर हो जाती है, जिसका मतलब है कि शीहाओ ने 9 हेवेंस ट्रिब्यूलेशन के ट्रायल्स को पार कर लिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जहाँ पर शीहाओ भी अपने थंडर आर्मर को डीएक्टिवेट करते हुए राहत की सांस लेता है और फिर वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है जो कि अभी भी उसी होली लेक के पास मौजूद थे, जहाँ पर रैबिट गर्ल, मोटा लड़का और लिटिल एंड किंग खुशी से शीहाओ को चेयर कर रहे थे। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि जब हम शीहाओ की तरफ देखते हैं तो उसके पीछे से पर्पल कलर की एनर्जी का एक डेडलिएस्ट अटैक सीधा उसी होली लेक पर जाके लगता है और बस फिर क्या था, सब कुछ नथिंगनेस में बदल जाता है। जबकि इधर शीहाओ के आंखों के सामने उसके सारे दोस्त मारे जा रहे थे। शीहाओ यहाँ पे बिल्कुल ही लाचार हो चुका था। इसी बीच वो तीसरा डीमन दुआन मू शीहाओ के पास जाकर कहता है कि जब भी तुम दूसरों को बचाने के लिए जाते हो तो आखिर में तुम ही क्यों अकेले रह जाते हो। अब उसके इतना कहते ही शीहाओ का 9th लेवल ट्रिबुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि असल में शीहाओ का इनर ट्रिबुलेशन होने वाला है, जिसे ट्रिबुलेशन ऑफ द हार्ट भी कह सकते हैं। जिसके अब अगले सीन में शीहाओ खुद को एक बर्फीली जगह पर पाता है, जो कि बिना रुके आगे बढ़े जा रहा था। हालांकि इस वक्त उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। और यहाँ पर हमें जिस शीहाओ को दिखाया जा रहा है वो इसका पास्ट वाला फॉर्म है, जिसे हमने पहले भी देखा है, जिसका आउटफिट भी पूरी तरह से बदल चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि इस बर्फीली खाई के दूसरी तरफ में उसके फ्यूचर वाला शीहाओ खड़ा था। तभी लाल कपड़ों वाला शीहाओ कहता है कि मैं हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक अकेला ही रहा हूँ, आखिर ऐसा बार बार क्यों होता है, क्या इसकी वजह मेरी कमजोरी है। अब ये बात सुनकर फ्यूचर वाला शीहाओ उससे कहता है कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, इतना स्ट्रॉन्ग कि जिनको तुम बचाना चाहते हो उन सबको बचा पाओगे। उसी बीच हम शीहाओ के पास्ट का एक सीन देखते हैं, जब शीहाओ अपने दोस्तों और अपने दोनों भाई के साथ इंपीरियल सिटी में आया था, जहां पर वो विशालकाय ट्री भी मौजूद था, जो कि कभी 9 हेवन एंड 10 अर्थ की स्पिरिट गार्डियन हुआ करती थी। और ये ट्री कोई और नहीं बल्कि विलो ट्री ही है। इसी बीच जब शीहाओ उस ट्री को देख रहा था तो उसके पास शीहाओ का ही फ्यूचर वाला फॉर्म आ जाता है, जहां पर वो उससे कहने लगता है कि आखिर
आखिर अब तुम क्या सोच रहे हो? तुमने अपने चाहने वालों को बचाने के लिए वो सब किया जो तुम कर सकते थे, इवन कि तुमने अपनी पूरी जान लगाकर उन सबको प्रोटेक्ट किया, लेकिन आखिर में ये सब कुछ नाकाम रहा, क्योंकि इस दुनिया का जो ग्रैंड डाओ है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, जिसके चलते यहाँ का कोई भी पर्सन तुम्हारे साथ साथ कभी भी इमोर्टल नहीं बन सकता। और ऐसे ही करते करते एक ऐसा भी वक्त आएगा जब सभी खत्म हो जाएंगे और उस वक्त इस दुनिया में केवल तुम ही अकेले रह जाओगे। जिस पर शिहाओ कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैंने बॉडी एज अ सीड के कल्टीवेशन पाथ को अपनाया है और यही मेरी उम्मीद का रास्ता है और वही उम्मीद मैं सबके लिए बनाऊंगा। अब ये सुनकर शिहाओ का फ्यूचर सेल्फ उससे कहता है कि हाँ, ये बात वाकई में सच है कि तुम्हारा ये जो बॉडी एज अ सीड का कल्टीवेशन पाथ है ये एक अलग ही लेवल का टैलेंट रखता है, और तो और तुम्हारी विल पावर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए ऐसा मौका पूरे जहां में सिर्फ तुम्हें मिला है, तभी तो तुम ये रास्ता पार कर पाए हो और इस कल्टीवेशन पाथ को सक्सेसफुली क्रिएट कर पाए हो, जो ना कभी पास्ट में रिप्लिकेट हो सकती है और ना ही कभी फ्यूचर में इसे कोई दोहरा सकता है। जिस पर शिहाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारे पास में कोई और दूसरा रास्ता है? एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने अपने अलग मल्टीपल पाथ्स क्रिएट किए ताकि वो इस दुनिया के आधे अधूरे ग्रैंड डाओ को पूरा कर सके। इसलिए मैं अपने बनाए रास्ते पर चलकर ही उन सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये बोलकर शिहाओ यहाँ पर अपने जितने भी प्रीसियस स्किल्स है उन्हें वो एक्टिवेट करता है और आगे कहता है कि कुनपेंग टेक्निक से यिन यांग को बैलेंस कर सकते हैं और लाइटनिंग एम्परर की स्किल्स से हेवन एंड अर्थ की हेवनली पनिशमेंट दी जा सकती है, और वहीं गॉडेस लियू की डिवाइन मेथड्स लाइफ एंड डेथ को बैलेंस करती है। इसीलिए दुनिया खुद ही एक दूसरे को कंट्रोल और बैलेंस करती है और यही नेचर का रूल है। चाहे जितने भी अलग अलग रास्ते क्रिएट हो जाए, वो सभी आखिर में एक ही जगह पर आकर मिलते हैं, जिसके बाद सब कुछ आखिर में एक ही बन जाता है। और बॉडी एज अ सीड के पाथ पर चलने का मतलब ये है कि तुम्हें खुद के अंदर ही एक ऐसा अल्टीमेट डाओ क्रिएट करना होगा जो कि सेल्फ क्रिएटेड हो। लेकिन ये भी काफी नहीं है, सिर्फ टैलेंट और रास्ता समझ लेना काफी नहीं होता। इसीलिए अगर मैं इन सभी को एक में फ्यूज कर दूं तो फिर उसके बाद क्या होगा, जहां पर हम देखते हैं कि शिहाओ अपनी 3 सबसे प्रीसियस स्किल्स को आपस में फ्यूज करना शुरू कर देता है, जिसके ऐसा करते ही शिहाओ यहाँ पर ग्रैंड डाओ के पाथ की एनलाइटमेंट को भी कॉम्प्रीहेंड कर लेता है। इसी बीच वो अपने हाथ को अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे वो डर हो जो कि मुझे हमेशा से डराते हुए आया है, लेकिन तुम ही मेरे आगे बढ़ने की वजह भी हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा साथ दो ना। जहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों जैसे ही अपने हाथ को आपस में मिलाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा फिनोमिना ट्रिगर होता है और इसी के साथ ही शिहाओ अपने लास्ट पड़ाव को भी पार कर लेता है, जहां पर हम शिहाओ को देखते हैं जिसने अपनी सभी प्रीसियस स्किल्स को आपस में मर्ज करके एक बहुत ही यूनिक सा डाओ पाथ क्रिएट कर देता है, जिससे यहाँ पर हमें शिहाओ का एक गॉड लाइक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है और उसके सिर के पीछे उसका डिवाइन हेलो भी अपीयर हो गया था, जो कि देखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। इनफैक्ट शिहाओ काफी कम टाइम में अपना खुद का एक सीक्रेट रियलम को भी क्रिएट कर लेता है। इसी बीच शिहाओ अपनी बॉडी को सीड बनाकर इंटरनल सीक्रेट रियलम्स जैसे व्हील सी, डाओ पैलेस, इमॉर्टल टेरेस, इनको कोलैप्स एंड रीबिल्ड करके एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम भी बनाकर रख देता है, जिसके अंदर में इमॉर्टल एनर्जी का स्पेशल एसेंस सर्कुलेट हो रहा था। अब ये सारा नजारा होली लेक पर मौजूद सभी यंगर एक्सपर्ट्स भी देख रहे थे। उसी दौरान की होंग ये सब देखकर कहता है कि वाकई में ब्रदर हुआंग काफी ज्यादा ग्रेट है। उन्होंने आज यहाँ पर एक बिल्कुल नया सीक्रेट डाओ पाथ ओपन कर दिया है, जहाँ पर हम शिहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर इनके सामने आ जाता है, मगर तभी वहाँ पर एक इमोर्टल स्लेइंग प्लेटफॉर्म आसमान से नीचे उतरने लगता है। उसी बीच हेवनली चेन्स यहाँ पर आकर शिहाओ के दोनों हाथ को जकड़ लेती है, क्योंकि अब उसके एग्जिस्टेंस को मिटाने के लिए खुद हेवनली डाओ ने यहाँ पर एक्शन ले लिया था, क्योंकि आज शिहाओ ने सीक्रेट रियलम डाओ पाथ को क्रिएट करके एक बार फिर से हेवनली डाओ को ऑनफेंड कर दिया बुच्चाक्षेस। और वैसे भी रूल्स तो रूल्स होते हैं जिन्हें कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। अब ये देखकर वैंग फैमिली का वो एल्डर खुशी के मारे झूम उठता है और आगे कहने लगता है कि ये हेवनली डाओ की पनिशमेंट का सबसे खतरनाक रूप है, खासकर उन लोगों के लिए जो किस्मत के खिलाफ जाते हैं। और आज इस लड़के ने अपना खुद का रास्ता बना लिया है तो उसे ये सब झेलना ही पड़ेगा, और यही वो सही टाइम है जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। जिस पर वो अंकल कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। अब ये सुनकर वो बुढ़ा घूंसट अपने पास से लाइटनिंग स्पिरिट नाम के एक ट्रेजर को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से वो शिहाओ के सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, जहां पर वो ये भी सोचता है कि उसकी सोल जैसे ही खत्म हो जाएंगी तो वो इस ट्रेजर को शिहाओ की बॉडी में इंसर्ट करके उसे अपना पपेट बना लेगा। अब यहाँ पर वो बुढ़ा घूंसट ये सब सोचकर इस लाइटनिंग स्पिरिट को शिहाओ की तरफ में फेंक देता है, जो कि सीधा उसके बॉडी के अंदर चली जाती है, और उतने में ही उस इमोर्टल स्लेइंग प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा सा तलवार निकलता है और शिहाओ की बॉडी से जा टकराता है, जिसकी वजह से शिहाओ काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और पूरी तरह से अनकॉन्शियसनेस में डूब गया था। अब ऐसा नजारा देखकर वो वैंग फैमिली का एल्डर हंसते हुए कहने लगता है कि हुआंग, अब से तुम हमारे वैंग फैमिली के सबसे ताकतवर पपेट बन गए हो, इसीलिए आज के बाद से तुम सांस भी हमारी परमिशन से लोगे। अब ये सब देखकर मोटा लड़का, रैबिट गर्ल, शिहाओ के दोनों भाई और फॉक्स गर्ल उस बुढ़े को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिस पर वो एल्डर शिहाओ की स्पिरिट को दिखाते हुए कहता
है कि ये सारी बेकार की कोशिशें करना छोड़ दो, वरना मैं इसकी सोल को अभी तुरंत तबाह करके रख दूंगा। अब ये सुनकर शिहाओ के सारे दोस्त लाचार होकर वहीं पर रुक जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो एल्डर शिहाओ की तरफ देखकर कहता है कि हुआंग इधर मेरे पास आओ, जिस पर शिहाओ भी बिल्कुल वैसा ही करता है और उसके पास चला गया है, जैसे कि अब वो सच में उसका पपेट बन गया हो। जो देखकर वो बुढ़ा घूंसट बेशर्मी के साथ कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, अब चुपचाप से जो कुछ भी तुम्हें इस हेवनली ट्रिबुलेशन से मिला है उसे मेरे हवाले कर दो और अपनी सारी प्रीसियस टेक्निक्स को भी मुझे सौंप दो। जिस पर शिहाओ भी बिल्कुल वैसा ही करता है और अपना मुक्का टाइट करके एक कड़ाकेदार मुक्का सीधा उसके थोबड़े में जड़ देता है, जहां पर हम देखते हैं कि शिहाओ सबसे पहले तो उसे जी भरकर कूट लेता है और फिर उसके मुंडी को जमीन पर रगड़ते हुए उसे कहता है कि और बताऊं कैसा लगा, इतना काफी है या फिर कुछ और भी चाहिए। अब इतना बोलकर शिहाओ उसे जमीन पर लाके गाड़ देता है, जहां पर हम देखते हैं कि शिहाओ के पास जो गोल्डन बटरफ्लाई था वो उस बुढ़े के लाइटनिंग स्पिरिट को बाहर निकाल कर ले आता है, जिसे शिहाओ वैनिश करके रख देता है, जिसके बाद वो वापस से आसमान की तरफ जाने लगता है। अब ये देखकर मोटा लड़का उसके कहता है कि ब्रदर आखिर तुम फिर से कहां जा रहे हो, क्या तुमने 9 हेवन ट्रिबुलेशन को फेस नहीं कर लिया था? जिस पर शिहाओ कहता है कि आखिर तुम्हें किसने बताया कि लिमिट सिर्फ 9 हेवन ट्रिबुलेशन ही है, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि 9 हेवन बस एक बाउंड्री है, फाइनल लिमिट नहीं। अब ये बोलकर शिहाओ आगे बढ़ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि शिहाओ बादलों के बीच से होते हुए 10th हेवन में पहुंच जाता है और इस मिस्टीरियस से रियलम के नजारे को देखकर नीचे मौजूद सभी वॉरियर्स शॉक्ड हो जाते हैं, जहां पर रैबिट गर्ल इसे देखकर कहती है कि क्या वाकई में हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ के ऊपर भी इतना मैसिव सा कोई रियलम एग्जिस्ट करता है। इसी दौरान हमें इस मिस्टीरियस से रियलम को बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है, जो कि हेवन एंड अर्थ की प्योर लाइटनिंग ट्रिबुलेशन की एनर्जी से लदा हुआ था, जिसके आसपास बहुत ही बड़े बड़े एंसेस्ट्रल थंडर ड्रैगन्स मंडरा रहे थे। इसी दौरान हमें थंडर पूल को दिखाया जाता है, जिसके चारों तरफ बस थंडर ही थंडर मंडरा रही थी और ये रियल थंडर पूल है, जो कि हेवनली ट्राइब्यूलेशन में बहुत ही रेयर केस में होता है। जहां पर अब हम वापस से उसी होली लेक के इंपीरियल पास का सीन देखते हैं, जहां पर मौजूद सभी लोग शिहाओ को ही देखे जा रहे थे। उसी बीच हम शिहाओ को देखते हैं, जो कि फौरन से डिवाइन थंडर की पावर्स को एक्टिवेट करके अपनी गॉडली बॉडी को वहां पर समन कर लेता है और फिर तभी शिहाओ अपने उसी गॉडली बॉडी की जाइंट हाथों की मदद से उस पूरे के पूरे लाइटनिंग पूल को ही पकड़ लेता है और उस लाइटनिंग पूल को अपनी तरफ खींचने लगता है, जहां पर हम देखते हैं कि शिहाओ अपनी थंडर पावर्स से उस लाइटनिंग पूल को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, जो कि आज तक इससे पहले किसी ने भी नहीं किया है, या ऐसा कह लो कि आज तक ऐसा करने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है। और अगर शिहाओ इस तरह से जोर जबरदस्ती थंडर पूल को लेने की कोशिश करेगा तो हेवनली डैओ चुपचाप तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि अब शिहाओ के ऊपर पर्पल लाइटनिंग गिरने लगती है, मगर इसके बावजूद भी अपने शिहाओ को इससे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो फौरन से अपनी कुनपेंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली राइज हो जाती है। अब ऐसा नजारा देखकर नीचे की तरफ में मौजूद सभी जीनियसेस काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उसी बीच वे क्लैन की फिनिक्स सिस्टर्स आपस में कहने लगती हैं कि अभी अभी उसने जिन फैमिली और वैंग फैमिली के 2 एल्डर्स को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और उनको हराया था, जिससे इसकी इमेज सभी लोगों की नजरों में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मगर अब ये चुपके से थंडर पूल में घुस गया और उसे चुराने की भी कोशिश कर रहा है, जो कि उसके लेवल और स्टाइल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। लेकिन इनकी ये जो फुसफुसाहट थी ना, वो किसी और के कान में भी पड़ गई थी और ये अपनी रैबिट गर्ल थी, जहां पर वो चिल्लाते हुए उन दोनों से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और वैसे भी कौन सा हुआंग तुम्हारे घर से चीजें उठा रहा है। इसी दौरान हम लिटिल एंट किंग को देखते हैं, जहां पर वो शिहाओ से कहने लगता है कि हुआंग तुमने जिस लाइटनिंग पूल को पकड़ रखा है वो तो बस थंडर का एक इल्यूजन मात्र है, इसका असली ट्रेजर तो वो थंडर एसेंस है जो उसके अंदर डिस्ट्रक्शन के बीच में पैदा होता है। अब ये सुनकर शिहाओ कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ थंडर वाटर को लेने के लिए नहीं आया यूं, बल्कि मुझे तो ये पूरा का पूरा थंडर पूल ही चाहिए। अब ये बोलकर शिहाओ अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और थंडर पूल में मौजूद थंडर वाटर को अपने फर्नेस के अंदर स्टोर करने लगता है, जिसकी वजह से ये पूरा थंडर पूल ही यहाँ पर अनस्टेबल होने लग जाता है। अब यहाँ पर शिहाओ के इस तरह के कारनामे को देखकर होली लेक पर मौजूद सभी यंगर एक्सपर्ट्स के होश उड़ जाते हैं। इसी बीच हम शिहाओ को देखते हैं, जहां पर अब वो अपनी प्राइमोडियल बोन टेक्स्ट को बाहर निकालता है और 6 पाथ ऑन फ्री इनकार्नेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसी बीच शिहाओ लगे हाथ विलो गॉडेस की डिवाइन मेथड का भी यूज करता है, जिसके ऐसा करते ही शिहाओ के बॉडी से विलो ट्री वाइन्स बाहर निकलकर उस थंडर पूल को चारों तरफ से जकड़ लेती है, जहां पर हम शिहाओ को देखते हैं, जो कि उस पूरे के पूरे थंडर पूल को ही अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जो कि काफी ज्यादा वास्ट था। मगर तभी वहां ऊपर आसमान में एक बड़ा सा क्रैक ओपन होता है और इधर ये जो थंडर पूल था वो भी अब उसकी तरफ में जाने लगता है, जिसके चलते शिहाओ भी उस थंडर पूल के पीछे पीछे घसीटते हुए चला जाता है उसी स्पेस क्रैक के अंदर में। और ये स्पेस क्रैक एक ऐसा क्योटिक जगह है जहां पर अगर कोई वॉइड डाउ रियलम का वॉरियर भी उसके अंदर चला गया तो उसकी पूरी बॉडी के ही चीथड़े उड़ जाएंगे। उसी दौरान शिहाओ, जो कि अभी भी हार नहीं मान रहा था और अपना पूरा जोर लगाकर उस थंडर पूल को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर उसकी इस तरह के कारनामे को देखकर खुद ग्रेट एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जहां पर वो शिहाओ की चिंता करते हुए उसे फटकार लगाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि बेवकूफ लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग सही से काम तो कर रहा है ना? आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि वो
वो थंडर सोर्स है जिसके अंदर तुम एक बार के लिए भी चले गए ना तो तुम्हारी बॉडी और प्राइमोडियल सोल दोनों ही पूरी तरह से खत्म होकर रह जाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो और तुरंत वापस आ जाओ। अब ये सुनने के बावजूद भी शीहाओ एक कदम भी पीछे नहीं हटाता है और उनसे कहता है कि मैं बस एक आखिरी बार इसे ट्राई करना चाहता हूँ। अब इतना बोलकर शीहाओ अपने 10 हेवनली पैसेज रिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी ताकत पहले के मुताबिक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद शीहाओ हेवनली पैसेज रिंग से एक एनर्जी अटैक सीधा उसी थंडर पूल पर दे मारता है, जिसके चपेट में आकर वो पूरा का पूरा थंडर पूल श्रिंक होकर शीहाओ की बॉडी के अंदर समा जाता है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो शीहाओ ने यहाँ पर पूरे पूल को ही रिजर्वायर सहित छीन लिया है हेवनली दाव से। उसी बीच वहाँ पे मौजूद सभी एल्डर्स जब शीहाओ की इस तरह की मैडनेस को देखते हैं तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जहाँ पर अब हम शीहाओ को देखते हैं और आज इसने जो कांड किया है ना, इससे हेवनली डाओ का जो गुस्सा था शीहाओ के प्रति वो और भी ज्यादा भड़क चुका था। इसीलिए अब वो शीहाओ को पनिश करने के लिए इटर्नल डिवाइन पनिशमेंट को चार्ज करता है, जिसकी वजह से शीहाओ के ठीक ऊपर में जो स्पेस क्रैक ओपन हुआ था उसके अंदर से हाई अमाउंट में कड़कती हुई पर्पल लाइटनिंग सीधा शीहाओ पर जा गिरती है, जिसकी वजह से शीहाओ की पूरी बॉडी कांप उठती है। और ये लाइटनिंग स्ट्राइक इतना ज्यादा भयानक था कि इससे शीहाओ भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। अब ऐसा नजारा देखकर ग्रेट एल्डर उसे डांटते हुए कहते हैं कि बच्चे, मैंने पहले ही बोला था कि इस तरह की बेवकूफी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस क्रैक के अंदर से थंडर एनर्जी से कंबाइंड होकर इमोर्टल स्लेइंग प्लेटफॉर्म वहां पर मैनिफेस्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पर शीहाओ को पनिशमेंट देने के लिए आया है, जिसे देखकर शीहाओ कहता है कि अच्छा, तो अब ये दोबारा से शेप लेने वाला है। खैर कोई बात नहीं, अगर मैं एक बार इसका सामना कर सकता हूँ तो इसे दोबारा फेस करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर अब हम मोटे लड़के को देखते हैं जिसे शीहाओ की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो शीहाओ से कहने लगता है कि ब्रदर हुआंग, ये बस एक टूटा हुआ पूल ही तो है। अगर हेवनली डाओ ऐसा नहीं चाहता कि तुम इसे अपने पास रखो तो बस उसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ही सबसे ज्यादा कीमती है। इसी बीच हम शीहाओ को देखते हैं जहां पर वो अपनी प्राइमोडियल रिकॉर्ड बोन टेक्स्ट को एक्टिवेट करके उसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। मगर उसी बीच ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं कि अब इटर्नल डिवाइन पनिशमेंट के आने का वक्त हो गया है और ये जो क्रैक है ये भी धीरे धीरे करके अब क्लोज हो रहा है। एंड अगर इसी तरह से चलता रहा और शीहाओ इस ट्रिबुलेशन को भी झेल गया तो शायद सच में उसे थंडरपूल मिल जाएगा। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते हैं जो कि अपने बोन टेक्स्ट बैरियर के डिफेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो उसमें कुनपेंग टेक्निक की ट्रू पावर्स को भी मर्ज कर देता है। एंड उसी बीच इमोर्टल स्लेइंग प्लेटफॉर्म जो कि एक ब्लेड का फॉर्म ले लेता है और सीधा शीहाओ के उसी बोन टेक्स्ट बैरियर पर एक जोरदार वॉर कर देता है। मगर शीहाओ का डिफेंस अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि इससे वो इमोर्टल स्लेइंग प्लेटफॉर्म ही चूरमार होकर फ्रैगमेंट में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद वो फ्रैगमेंट सीधा उसी स्पेस क्रैक की ओर जाने लगा है। मगर उसके पहुंचने से पहले ही वो पोर्टल पूरी तरह से बंद हो गया था। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते जहां पर वो उस फ्रैगमेंट को देखकर अपने मन में कहने लगता है कि ये फ्रैगमेंट खुद हेवनली डाओ की ताकत से बोर्न हुई है, जिसके अंदर लाइटनिंग का भरमार है। इसलिए अगर मैं इसे अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लूं और इसकी मदद से अपनी बॉडी को रिफाइन करूं तो शायद मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूं। अब ये सोचकर शीहाओ उस फ्रैगमेंट लेने के लिए तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है और उसी बीच बाकी के जो कल्टीवेटर्स थे वो सभी लालच में आकर उसे लेने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते, जो देखकर वो मैडम वे उन लोगों पर काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम सभी लोग इंपीरियल पास के रूल्स को भूल गए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो डिवाइन ट्रेजर्स होते हैं इसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं ले सकता, ये चीज सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए जो इसके वर्दी होगा। और रहा सवाल तुम जैसे लालची लोगों का, तो मैं इसे किसी भी हाल में तुम लोगों के हाथ नहीं लगने दूंगी। जहां पर अब हम शीहाओ को देखते हैं कि जिसके रास्ते पर आर्य वॉरियर्स को वो साइड करते हुए आगे बढ़ते जाता है। उसी दौरान ये जो रेड कलर का फ्रैगमेंट था वो सीधे आसमान की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर अपना शीहाओ भी बड़ी तेजी से उसके पीछे जाने लगा है। जहां पर वो अपने मन में कहता है कि इस रेड लाइट फ्रैगमेंट में उसी इमोर्टल स्लेइंग प्लेटफॉर्म की ताकत है, इसीलिए अगर कोई दूसरा पर्सन इसके चपेट में आ गया तो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी दौरान हम उसी फ्रैगमेंट को देखते हैं जो कि बादलों के बीच में जाकर बहुत ही तेजी से चमक रहा था। अब ये देखकर एल्डर वे कहने लगती है कि लगता है इस ऑब्जेक्ट के पास खुद की कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से ये सोच और समझ सकती है। जिस पर एल्डर तुओगु जो कि तुओगु क्लैन से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पर इनके सामने आ जाते हैं और उस फ्रैगमेंट को देखकर कहने लगते हैं कि ये आर्टिफैक्ट लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से नीचे गिरी है और शायद ये ऑब्जेक्ट इमोर्टल स्लेइंग सोर्ड का ही टूटा हुआ एक पीस है। अब ये बोलकर वो एल्डर भी उस फ्रैगमेंट को लेने के लिए अपने पास से एक स्पिरिचुअल वेसल आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है, जबकि इधर एल्डर वे भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि अगर ये वाकई में उसी इमोर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड का ही फ्रैगमेंट है तब तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर है, क्योंकि इसकी मदद से एक इमोर्टल को भी मारा जा सकता है, जिससे हमारे इंपीरियल पास की ताकत भी बढ़ जाएगी और हम इसकी रक्षा भी कर पाएंगे। इसलिए अब तो इसे हर हाल में पकड़ना ही पड़ेगा। अब ये बोलकर एल्डर वे अपना एक पाम अटैक सीधा ऊपर आसमान पर दे मारती है, जिसकी वजह से वहां आसपास के सभी बादल हट जाते हैं और अब वो फ्रैगमेंट फिर से देखने लगता है और इधर उधर भागने लगा है। अब ये देखकर एल्डर तुओगु यहाँ पर उस फ्रैगमेंट को कैप्चर करने के लिए अपने उसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उस रेड कलर फ्रैगमेंट को उसके अंदर कैप्चर कर लेते
लेते हैं, जिसके बाद एल्डर ट्यूओगु काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्होंने इसे सप्रेस करके आखिरकार पकड़ ही लिया। हालांकि उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाती है, क्योंकि उतने में ही उस मैजिकल बॉटल में हलचल होने लगती है और पलक झपकते ही वो रेड कलर फ्रैगमेंट उस ट्रेजरी बॉटल को तोड़कर बाहर आ जाता है और यहाँ से भागने लगता है, जो देखकर कुछ कल्टीवेटर्स आपस में मिलकर एक बैरियर को क्रिएट करते ताकि वो उसे रोक सके, मगर वो फ्रैगमेंट उनके बैरियर को भी डिस्ट्रॉय करके रख देता है और आगे बढ़ जाता है, जिस पर अब एल्डर वे उस फ्रैगमेंट के सामने आ जाती है और अपनी थोड़ी सी पावर्स की मदद से वो यहाँ पर अपने सामने बैरियर्स की कुछ लेयर्स क्रिएट कर देती है ताकि इसकी मदद से उसे रोका जा सके। हालांकि वो फ्रैगमेंट एल्डर वे के सारे बैरियर को चंद पलों में चूरमार करके उनके कान के पास से सीटी बजाता हुआ निकल जाता है। इसी दौरान हम एक बहुत ही मिस्टीरियस से पर्सन के डिवाइन जाइंट हैंड को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उस फ्रैगमेंट को कैप्चर करने के लिए आया था। उसी बीच जैसे ही वो जाइंट सा हैंड उस फ्रैगमेंट को लेने वाला था, तो तभी ग्रेट एल्डर अपने ओवरवेलमिंग एनर्जी से उस जाइंट हैंड को वहीं पर रोक देते हैं और उस फ्रैगमेंट को भी अपनी पावर से वहां पे कंप्लीटली फ्रीज करके रख देते हैं, जहां पर फिर ग्रेट एल्डर उस मिस्टीरियस पर्सन के जाइंट हैंड को देखकर कहते हैं कि ये तो बस एक छोटी सी लाइट ही है और ऊपर इसके अंदर जो लाइटनिंग पावर है उसका अमाउंट भी बहुत कम है, जो कि आपस में बांटने के लिए काफी नहीं है। इसलिए मेरी राय में क्यों ना हमें इसे यंगर जनरेशन के लिए ही छोड़ देना चाहिए। अब ग्रेट एल्डर की बात सुनकर वो पर्सन भी उनकी बात मान जाता है और यहाँ से चला जाता है। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ उसका एक डिवाइन हैंड ही अपीयर हुआ था। इसी दौरान हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जहां पर वो उस फ्रैगमेंट को लेकर शिहाओ की तरफ में भेज देते हैं, जिसे देखकर शिहाओ फटाफट से थंडर पूल को बाहर निकाल लेता है और इधर ग्रेट एल्डर अपनी पावर से उस फ्रैगमेंट को थंडर पूल में पूरी तरह से सील कर देते हैं, जिसके अब अगले सीन में हमें उसी इंपीरियल पास के होली लेक का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर वे शिहाओ के पास आकर कहने लगती है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम अपने लाइटनिंग पूल के एक छोटे से पीस को मुझे बेचना चाहोगे? इसके बदले में मैं तुम्हें रेयर डिवाइन मटेरियल भी देने को तैयार हूँ, जिसके साथ ही तुम हमारे ट्रेजर हॉल में आकर अपनी पसंद का एक 1 रियलम हायर लेवल का मैजिक वेपन भी चुन सकते हो। जिस पर शिहाओ कहता है कि लाइटनिंग पूल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आखिर एक मैजिक वेपन से और कुछ डिवाइन मटेरियल से इसकी बराबरी कैसे की जा सकती है। अब ये बात सुनकर एल्डर तुओगु शिहाओ के करीब आकर कहने लगते हैं कि इस लड़के ने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी मैडम वे आपकी फैमिली एक इमोर्टल क्लैन है, लेकिन आपने इस भोले भाले से बच्चे को जो ऑफर दिया है वो इतना छोटा है कि बेचारा ये उसे ठीक से मना भी नहीं कर पा रहा है। क्या इतना छोटा ऑफर देकर भी आपको शर्म नहीं आती? थोड़ा सोचिए, लोग अगर सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अब इतना बोलकर वो आगे शिहाओ से कहता है कि वैसे हुआंग, तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे ऑफर के बारे में? और जैसा कि तुमने अभी अभी कहा कि लाइटनिंग पूल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और इस चीज को मैं भी बहुत ही अच्छे से समझता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक पूरे डार्क इमोर्टल गोल्ड का टुकड़ा देने को तैयार हूँ। अब इतना सुनना ही था कि तभी यहाँ पर मौजूद सभी बड़े बड़े क्लैन के एल्डर्स और लीडर शिहाओ को एक से बढ़कर एक ऑफर्स देने लगते हैं। हालांकि ये सभी ऑफर थंडर पूल के एक कण के बराबर भी नहीं थे। इसी दौरान हम शिहाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद सभी एल्डर सिंग्स से कहता है कि सीनियर, अब जबकि आप सभी लोग मेरे लिए इतना बढ़िया बढ़िया ऑफर लेकर आ ही रहे हैं, तो कैसा रहेगा कि आप सभी मेरे ऊपर एक और बड़ा सा उपकार कर दें। जरा असल वो क्या है ना कि मुझे ड्रैगन का मीट खाना बहुत पसंद है, और वैंग फैमिली के जो 5 ड्रैगन सन्स हैं वो भी एक ड्रैगन ही है, जो कि अभी के लिए इंपीरियल पास में मौजूद है। इसीलिए जो कोई भी मुझे उन 5 ड्रैगन के मीट को लाके देगा तो ये थंडर पूल उसी का हो जाएगा। अब ये सुनकर तो यहाँ पे मौजूद सभी एल्डर्स की बोलती बंद हो जाती है, जहाँ पर अब तभी मोटा लड़का भी शिहाओ के बात पर सहमति जताते हुए कहने लगता है कि बिल्कुल सही, वैंग फैमिली बार बार छुपकर वार कर रही है, मेरे हिसाब से इन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए। जिस पर शिहाओ भी सभी से कहता है कि वैंग फैमिली के लोग अब हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, और तो और वो लोग दिन ब दिन और भी ज्यादा घमंडी होते जा रहे हैं, इतना ज्यादा घमंडी कि वो दूसरों को कुछ समझती ही नहीं है। अगर ऐसे लोग इंपीरियल पास में ज्यादा समय तक अपनी जड़ें जमाए बैठे रहेंगे तो ये इंपीरियल पास को अंदर ही अंदर से खा जाएंगे, और जब वॉर होगी तो इनके जैसे लोग अपनी साइड चेंज करने में जरा सा भी नहीं कतराएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को इंपीरियल पास का सहारा बनाना बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दे। उसी बीच हम देखते हैं कि शिहाओ की ऐसी बातें सुनकर वैंग फैमिली के 3 एल्डर आसमान फाड़कर वहां पर आ जाते हैं, जहां पर उनमें से एक बुढ़ा शिहाओ पर भड़कते हुए कहने लगता है कि हुआंग, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, जो कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तुमने बिना किसी वजह के हमारे एल्डर को मार दिया, और अब तुम दूसरों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो, वो भी अपनी खुद की कहानियां गढ़कर। तुमने आज तक जो भी क्राइम किया है उसका हिसाब अभी तक हुआ नहीं है, और ना ही हमने अब तक कोई बदला लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम शांति की बात कर रहे हो। तो फिर सुन लो, आज तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठा। जिस पर मोटा लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग खुद, जो कि शिहाओ को मारने के लिए हमेशा से ही गंदी चालें चलते आए हो, और अब उल्टा धमकी देने की हिम्मत भी दिखा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ खड़े होकर तुम हमें डरा लोगे? ये मत भूलो कि तुम लोग किससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। उसी दौरान रैबिट गर्ल भी उन लोगों को सुनाने लगती है कि क्या तुम लोगों में अभी भी जरा सी भी शर्म बाकी है, या सब कुछ बेच खाए हो? इस पर लिटिल एंट किंग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, अगर इतना ही दम है तो नीचे आओ और सामने लड़कर दिखाओ, क्योंकि दूर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। असली हिम्मत तो तब दिखती है जब आमने सामने मुकाबला होता है। अब ये बात सुनकर वैंग फैमिली के
एल्डर को इन लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पर वो गुस्से में किकियाते हुए बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब और बकवास बर्दाश्त नहीं होगी। तुम जैसे लोगों को वैंग फैमिली के सामने खड़े होने का भी हक नहीं है। अभी तुरंत हमारे सामने अपने घुटने टेक दो और अपनी गलती मान लो, वरना ये जो कड़कती हुई बिजली तुम देख रहे हो ना, इसी से तुम्हें पल भर में जलाकर राख बना दिया जाएगा। अब इतना बोलकर वो लोग अपनी लाइटनिंग पावर से एक जाइंट से ड्रैगन को वहां पर समन कर लेते हैं। अब ये देखकर ग्रेट एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जहां पर वो इनके सामने आकर अपने डिवाइन हैंड से उन तीनों के ऊपर एक डेडलिएस्ट अटैक कर देते हैं। और ग्रेट एल्डर का ये एक ही अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे ये तीनों एल्डर मिलकर भी नहीं झेल पाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। इसी दौरान हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जहां पर वो अपने लोगों से कहने लगते हैं कि इन लोगों को तुरंत काल कोठरी में डाल दो, बाद में इन्हें बैटलफील्ड के मैदान में भेजा जाएगा, वहीं पर ये लोग अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे। उसी बीच इंपीरियल पास में वैंग फैमिली का जो इमोर्टल पैलेस था, वहां से एक बहुत ही तेज आवाज आती है जो कि पैलेस लीडर का था, जहां पर वो ग्रेट एल्डर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मेंग तियानझेंग, तुम हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे वैंग फैमिली के द्वारा तुम्हें तुरंत सजा दी जाएगी। अब ये बोलकर वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देकर तो ग्रेट एल्डर को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इवन कि वो यहाँ पर अपने हाथ के इशारे से एक और जाइंट से डिवाइन हैंड को वहां पर समन कर देते हैं और उससे उस पूरे के पूरे इमोर्टल पैलेस पर अटैक करवा देते हैं, जो कि इस पैलेस के इंपीरियल गेट को पल भर में तबाह करके रख देता है। और इस पैलेस को जो बैरियर प्रोटेक्ट कर रहा था, वो भी इस डिवाइन हैंड के प्रेशर मात्र से ही टूटने लग जाता है, क्योंकि ग्रेट एल्डर का ये डिवाइन हैंड वाला अटैक था ही इतना ज्यादा टेरिफाइंग, जिसके चलते वहां का जो स्पेस था वो भी कोलैप्स होने लगता है चारों तरफ। बस अफरा तफरी का माहौल था। मगर तभी हम देखते हैं कि उस पैलेस वाली जगह से काफी सारी एनर्जी बीम बाहर निकलकर ग्रेट एल्डर के डिवाइन हैंड को बीच में ही रोक लेती है। इसी दौरान आसमान में एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है, जो कि असल में एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन था, जहां पर उसमें से एक एनर्जी से बना हुआ रास्ता क्रिएट होकर सीधा ग्रेट एल्डर के पास चला जाता है। और फिर तभी उस पोर्टल के अंदर से वोंग चैंग शेन कहता है कि ब्रदर में प्लीज शांत हो जाइए, और अगर आप चाहें तो आप मेरे पास आ सकते हैं, ताकि हम एक जगह पर बैठकर इस मैटर को वहीं पर सुलझा लें। अब ये बात सुनकर ग्रेट एल्डर भी उनकी बात मान जाते हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो शीहाओ के ठंडर पूल में एक सील लगा देते हैं, ताकि वो रेड कलर फ्रैगमेंट फिर से कहीं भाग न जाए। इसके बाद ग्रेट एल्डर यहाँ से चले जाते हैं, जबकि इधर दूसरी तरफ हम शीहाओ को देखते हैं, जहाँ पर उसे इस ठंडर पूल में कुछ फील होता है, जैसे कि इसके अंदर कुछ चीज है जो कि मूव कर रही है। इसी दौरान शीहाओ जो लगातार उसे देखे जा रहा था, तभी वो ओल्ड लेडी शीहाओ के पास आकर कहने लगती है कि इस पूल को एंशिएंट टाइम के चट्टानों की मदद से बनाया गया है, और इसके अंदर मुझे कुछ हिलता हुआ सा भी नजर आ रहा है, जैसे कोई शेप बन रही हो। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ और समझ रही हूँ, उसके हिसाब से इसमें 3 असली ड्रैगन के बच्चे हैं, जो कि अभी तक ठीक से मैच्योर भी नहीं हुए हैं। कहीं ये एक ट्रू ड्रैगन का घोंसला तो नहीं है। अब ये सुनकर लिटिल एंट किंग कहने लगता है कि क्या एक ट्रू ड्रैगन, वो भी इस पूल के अंदर, अगर वाकई में ऐसा है तो फिर तो मुझे इसे देखना पड़ेगा। जिसके बाद वो शीहाओ से कहता है कि हुआंग, उन तीनों ड्रैगन के बच्चों को यहाँ मेरे सामने ले आओ, ताकि मैं खुद उन्हें देख सकूं और उन्हें अपनी ताकत का नामूना दिखाकर उनका मजा ले सकूं। जिसके बाद हम उसे पकाकर उसका सूप बना लेंगे। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते हैं, जहां पर वो अपने मन में सोचता है कि इस पूल की ताकत तो सच में काफी सॉलिड लग रही है, हालांकि बाहरी चीजें कभी भी एक कल्टीवेटर की ट्रू स्ट्रेंथ नहीं होती। इसीलिए मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि मैं इसे किसी हाई ग्रेड के वेपन में फ्यूज कर दूं, या फिर इसे अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लूं, और अगर मुझे इसकी पावर मिल गई ना, तो मेरी ताकत इमेजिन से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। जहां पर तभी एल्डर टुओगु सामने आकर कहने लगते हैं कि ये सच में ड्रैगन का घोंसला है या नहीं, अभी कहना मुश्किल है, इसीलिए बेहतर होगा कि हम लोग ग्रेट एल्डर के आने तक का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद इसका भी फैसला कर लिया जाएगा। फिलहाल के जाओ, जाके थोड़ा सा आराम कर लो। जिसके अब अगले सीन में हमें होली लेक के एंशिएंट हॉल का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर सभी यंगर एक्सपर्ट बैठे हुए थे। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते हैं, जो कि अपने उसी इमोर्टल फर्नेस को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से वो केओटिक थंडर के ट्रू एसेंस लिक्विड को बाहर निकालता है, जो कि उसने थंडर पूल से कलेक्ट किया था उसी बीच। शीहाओ अब इन सभी थंडर ड्रॉप्स को यहाँ पर मौजूद अपने दोस्तों और जीनियसेस में बांट देता है, और फिर आगे उनसे कहने लगता है कि दोस्तों, हालांकि मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक न एक दिन हमें इंपीरियल पास के बाहर बॉर्डर साइड में खूनी जंग लड़नी पड़ेगी, जहां पर हम सब कंधे से कंधा मिलाकर खून की लड़ाई लड़ेंगे और अपने रियलम के दुश्मनों को खत्म करेंगे। इसलिए अब हमारे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। जाम का कप पूरा भर चुका है, तो आज आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ पर जितना मर्जी चाहो उतना खा पी सकते हो, क्योंकि आज कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाएगा, बस जोश और हिम्मत ही मायने रखेगी। अब ये बोलकर शीहाओ सबसे पहले अपने जाम के कप को उठाता है और उसे एक बार में ही पी लेता है, जो देखकर शीहाओ के सभी दोस्त भी इसे पीने लगते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है। इसी दौरान की होंग खड़ा होकर एक बॉक्स को बाहर निकालता है और सभी से कहता है कि मैं आप सभी को एक मिस्टीरियस सा स्टोन दिखाना चाहता हूं, जो कि हमारे पुरखों की लेगेसी है, और ये हमारे एंसेस्टर को फॉरेन रियलम में बैटल के दौरान मिला था। अब ये बोलकर वो उस स्टोन को उस बॉक्स से बाहर निकाल लेता है, जो कि गोल्डन कलर के ऑरा को रिलीज
रिलीज कर रहा था, जिसे देखकर हर कोई कंफ्यूज था कि आखिर अब ये कौन सी बला है। उसी बीच हमें की होंग बताता है कि जब फॉरेन रियलम के डीमंस एंशिएंट ब्यूरियल रीजन में गए थे तो वहां पर जब वो लोग ट्रेजर्स हंट करने में मसरूफ थे तो उन्हें एक्सीडेंटली ये स्टोन मिला था। शुरू में उन्होंने बस इसकी थोड़ी सी एनर्जी को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था, लेकिन उसी से उन लोगों के कल्टीवेशन की स्पीड कई गुना बढ़ गई। और सबसे ज्यादा रेयर बात तो ये है कि ये गोल्डन स्टोन एक तरह का स्पेशल एसेंस बनाता है जिससे कल्टीवेटर्स की पावर बहुत ही तेजी से बढ़ती है। इतना ही नहीं, इस एसेंस की मदद से एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिट्स या एनिमीज को हमेशा के लिए सील करके कंट्रोल किया जा सकता है। तभी यू लॉन्ग भी उठकर अपने पास से एक मैप को बाहर निकालता है और कहता है कि मेरे पास भी एक चीज है, ये बैटलफील्ड से हासिल की हुई एक अलग दुनिया की रेयर मैप है। और कहा ऐसा जाता है कि फॉरेन रियलम के क्रिएचर्स इसी मैप के सहारे बॉर्डर साइड के बाहर किसी रेयर आइटम की तलाश कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे रियलम के जो एंशिएंट एंसेस्टर थे उन्होंने भी कई बार काफी सारे लोगों को इस मैप के सहारे वहां भेजा था, लेकिन जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। खैर, मैंने 9 हेवन यानी अपर रियलम के भी अबव रिस्ट्रिक्टेड रीजन को पहले ही इन्विटेशन भेज दिया है, इसलिए आज रात वो लोग अपने एक इन्वॉय को यहाँ भेजेंगे ताकि हमारी शंकाओं का जवाब मिल सके। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रीजन का नाम सुनकर 10 क्राउन किंग कहने लगता है कि एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक चाहे जितनी बार भी सैक्रिफाइस रिचुअल्स हुए हैं, इसे हमेशा से हमारा 9 हेवन ही अपने ऊपर लेता आया है, जबकि ये रिस्ट्रिक्टेड रीजन हमेशा से बाहरी दुनियाओं के मामलों से बेपरवाह रही है। और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हमारे इस रियलम का हिस्सा ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई पर्सन बिना किसी परमिशन के वहां चला जाता था तो उसे तुरंत मार दिया जाता था, लेकिन आज इतने लाखों साल बाद सिर्फ इस मैप की वजह से उन्होंने हमारे बुलावे का रिस्पॉन्स दिया है, जिससे तो यही साबित होता है कि हो ना हो उनका इंटरेस्ट भी इस चीज में है जहां पर अब हम शिहाओ को देखते हैं, जो कि उस मैप को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अगर वाकई में इस मैप की वजह से फॉरबिडन एरिया ने आज पहली बार रिस्पॉन्स दिया है तब तो यकीनन इस मैप में कोई न कोई खास बात तो जरूर होगी। इसी बीच इंपीरियल पास के स्पेस को फाड़कर एक बर्ड का पंजा यहाँ पर आ जाता है, तो उसे देखने के लिए शिहाओ समेत सभी वॉरियर्स भी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि इनके सामने जो बर्ड मौजूद था वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा सा मुर्गा था, जिसे देखकर यू लॉन्ग उसे ग्रीट करता है और फिर आगे उससे कहता है कि सीनियर, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम आपका ठीक से वेलकम नहीं कर पाए। अब ये सुनकर वो मुर्गा इनकी तरफ गौर से देखता है, जो देखकर यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स उसे रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करते हैं। इसी दौरान हम शिहाओ को देखते हैं जहां पर वो उस मुर्गे को ग्रीट तो कर रहा था लेकिन काफी ज्यादा मुस्कुरा भी रहा था, और लिटरली अपनी आदत से मजबूर शिहाओ यहाँ पर कह देता है कि क्या वाकई में फॉरबिडन एरिया का इन्वॉय ये मुर्गा है, जहां पर अब तभी हमें उस मुर्गे के ऊपर बैठे एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये असल में एक इमोर्टल बीइंग है जो कि रिस्ट्रिक्टेड रीजन का एक पावरफुल एक्सपर्ट भी है। उसी बीच वो इमोर्टल बीइंग नींद से उठ जाता है और यहाँ पे मौजूद सभी वॉरियर्स से कहने लगता है कि बच्चों, बुरा मत मानना, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया था जिससे मेरी आंखें लग गई, और हाँ, मेरे इस मुर्गे की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वक्त के साथ साथ इस बेचारे की आंखें और कान दोनों खराब हो चुकी हैं, इसी के चलते ये बस तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अब ये बोलकर वो इनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, मगर तभी हमें पता चलता है कि असल में इनका एक पैर भी नहीं है। अब ये देखकर यू लॉन्ग उनसे कहता है कि सीनियर, आखिर आपके साथ ऐसा कैसे हुआ? क्या सफर के दौरान आप पर किसी ने हमला कर दिया था? अब ये सुनकर वो सीनियर इन्हें बताता है कि ये जख्म तो मुझे एक वॉर में मिला था जिसके बीते हुए लगभग 1.5 मिलियन साल हो गए हैं। इसी दौरान वो मोंक वाला सुप्रीम जीनियस उनसे कहता है कि सीनियर, क्या आपकी ये इंजरीज हील नहीं हो सकती? अब ये सुनकर वो इमोर्टल बीइंग उसकी तरफ देखकर कहता है कि क्या शार्प नजरें हैं तुम्हारी, और तुमने सवाल भी काफी अच्छा पूछा है। वेल, जिसने मुझे इंजर्ड किया था वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, इतना कि मेरे मास्टर भी उससे डरते हैं, और वो पर्सन अभी भी मरा नहीं है। और रहा सवाल मेरी इंजरीज का, तो अब ये इजिली हील होने वाली नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स उस सीनियर को अंदर ले जाने लगते हैं, जहाँ पर तभी वेई क्लैन की 4 फिनिक्स सिस्टर्स में से एक उसी ओल्ड मैन से पूछती है कि सीनियर, आपके पास काफी ज्यादा नॉलेज है, इसीलिए क्या आप हमारे कुछ डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि फॉरबिडन एरिया के ओरिजिन के बारे में और उन लोगों के बारे में जो गलती से उसमें चले गए थे, क्या वो लोग अभी भी जिंदा है? जिस पर वो मैसेंजर कहने लगता है कि माफ करना बच्ची, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं खुलकर बता नहीं सकता, और कुछ बातें तो ऐसी है जो बताई ही नहीं जा सकती। और रही बात उन लोगों की जिनके बारे में तुम पूछ रही हो, वो तो कब के मर चुके, जिसके अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन उस मैप को देखकर कहते हैं कि ये मैप बहुत ही खास है, और इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद तक वही जगह है जिसे मेरे मास्टर भी ढूंढ रहे थे, वो जगह जिसे हम पहले तलाश रहे थे, लेकिन अफसोस बाद में इससे रिलेटेड सारे सुराग मिट गए और हमारे हाथ में एक घास का तिनका भी नहीं लगा। अब ये बोलकर वो उस मैप वहीं पर रख देते हैं और फिर आगे कहने लगते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ देर पहले
पहले किसी ने हेवनली ट्रिबुलेशन को फेस किया था, क्योंकि मैं उस ट्रिबुलेशन की ऑरा को यहाँ पर अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ। अब ये बात सुनकर तो सभी यंगर एक्सपर्ट्स शिहाओ की ओर देखने लगे हैं। उसी बीच वो सीनियर आगे कहते हैं कि बहुत समय पहले एक लड़का ट्रिबुलेशन के दौरान एक डिवाइन स्टोन से टकरा गया था, जिससे वो मरते मरते बचा था। लेकिन उसी घटना से एक एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रेजर हमारे सामने बन के तैयार हो गया, जहां पर अब हम शिहाओ को देखते हैं, जो कि खड़े होकर कहता है कि सीनियर, वो हेवनली ट्रिबुलेशन मेरे लिए हो रही थी और उसी बीच मैंने उस ट्रिबुलेशन के अंदर से थंडर पूल को भी ले लिया। अब ये बोलकर शिहाओ थंडर पूल को बाहर निकाल लेता और आगे कहता है कि सीनियर, क्या आप इसके बारे में मुझे कुछ चीजें बता सकते हो? अब यहाँ पर लाइटनिंग पूल को देखकर वो ओल्ड मैन फौरन से शिहाओ के थंडर पूल को लेकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर कहने लगते हैं कि आजकल के तुम्हारे जैसे बच्चे वाकई में कमाल कर रहे हैं। अब इतना बोलकर वो शिहाओ को घसीटते हुए थोड़ा दूर ले आते हैं और फिर कहते हैं कि लड़के, तुम्हारा टैलेंट सच में काबिले तारीफ है और हमारे क्लैन की जो यंग प्रिंसेस है ना, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ब्रिलियंट है, तो क्यों ना तुम जाके उनसे शादी कर लो, क्योंकि अगर तुम हमारे क्लैन की प्रिंसेस से शादी कर लेते हो तो हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, फिर चाहे आसमान ही क्यों ना फट जाए, हम तुम्हारा बाल तक बाका होने नहीं देंगे। अब ये बात सुनकर तो शिहाओ समेत सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी शिहाओ उस ओल्ड मैन से कहता है कि सीनियर, कहीं आपकी फैमिली की वो प्रिंसेस एक मुर्गी तो नहीं? इस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि फालतू में अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो, और वैसे भी अगर तुम मेरे मास्टर के क्लैन की प्रिंसेस से शादी कर लोगे तो इससे तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। और हाँ, तुम सच में किस्मत वाले हो जो मेरे मास्टर तुम्हारे जैसे सच्चे और दिलदार लोगों को पसंद करते हैं। तभी मोटा लड़का भी मौके पे चौका मारने के लिए सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि सीनियर, मैं भी सच्चा हूँ और कुंवारा भी हूँ, तो क्या मैं भी आपकी फैमिली में किसी और प्रिंसेस से शादी कर सकता हूँ? और रही बात मेरी सेफ्टी का, तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस मुझे मरने मत देना, मेरे लिए वही काफी है। अब ये सुनकर तो रैबिट गर्ल एकदम से भड़क जाती है और कहने लगती है कि मोटे लड़के, जरा थोड़ा सा तो शर्म कर लो। जिस पर मोटा लड़का कहता है कि यार तुम नहीं समझोगे, मैं तो बस ये नहीं चाहता कि मास्टर की कही हुई बात सच हो जाए। इसी दौरान हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जहां पर वो शिहाओ से कहता है कि बच्चे, मेरा ऑफर उतना भी बुरा नहीं है, तुम एक बार अच्छी तरह से सोचकर बताना, और तो और तुम इस थंडर पूल को भी हमारे मास्टर को एज अ गिफ्ट के तौर पर दे सकते हो, जिससे वो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे, जिसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। आगे चलकर अब ये बात सुनकर शिहाओ उनसे अपने थंडर पूल को वापस ले लेता है और उनसे कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरे से इस पूल को दिन दहाड़े लुटने की कोशिश कर रहे हो। मुझे आपके क्लैन की प्रिंसेस से शादी करने का लालच देकर क्या मैं आपको पागल नजर आता हूँ? इससे तो बेहतर होगा कि मैं इस पूल के अंदर के ड्रैगन्स को उबालकर उनका सूप बना के पी जाऊं। जिस पर वो ओल्ड मैन शिहाओ को डांटते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इसकी सजा 10,000 साल तक भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो ड्रैगन कर्मा से जुड़े हुए हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही उनकी नजर उस गोल्डन स्टोन पर पड़ती है तो वो फौरन से उसके सामने जाकर हैरानी से कहते हैं कि ये स्टोन तुम्हें आखिर मिला कहां से? और अब इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।